हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिस्कशन ग्रुप। आज हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को देखें, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं। देखिए, आज हम सब लोग प्राचीन भारत के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन से हम सब लोगों को, जैसे कि बिहार एसएससी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, बीपीएससी हुआ, सभी में फायदामंद होगा। जी सर। और इस वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का और शेयर करने का कोशिश करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के बारे में हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? तीन कालखंड में। तीन इतिहास को तीन कालखंड में बांटा गया: प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक ना? और प्राक ऐतिहासिक किसको बोलते हैं बताइए? जो इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है। पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत जैसे प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल, इस पाषाण काल को कितने भागों में? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तीन भागों में इसको बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण मतलब होता है पत्थर का। अब देखिए, आद ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातत्व साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होता है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को कोई पढ़े जाने का कारण पुरातत्विक साक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि आद ऐतिहासिक काल में जो है, इसमें तो साक्ष्य मिला है, लेकिन हम सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि साक्ष्य भी मिला है, हम इसको पढ़ भी लेते हैं। ऐतिहासिक काल। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। आज से बताइए, हमारे कितने वेद हैं? चार वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, ये बताइए, वेद का संकलन करता किसको माना? महर्षि देवापन वेद। वेद को क्या कहा जाता है? अपुरुष है, क्योंकि इसका ईश्वर ने इसको देवताओं के द्वारा, मतलब अपुरुष है, मतलब पुरुष नहीं किया है, देवताओं ने इसका रचना किया वेद का। अच्छा, ये बताइए, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2 से लेकर 7वां मंडल तक प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है, और पहले और 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है। जैसे कि 2 से 7वें मंडल तक को क्या बोला जाता है? प्राचीनतम या मंडल। और पहला मंडल और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा, नवीनतम मंडल इसलिए इसको क्या बोला गया? नवीनतम मंडल। अच्छा, ये बताइए, महिला विद्वान की चर्चा किस मंडल में किया गया है? महिला विद्वान 8वां मंडल में महिला विद्वान की चर्चा किया गया है, समझे? अब अच्छा सर, एक और कि 8वां मंडल में ही वरुण देवता को समर्पित है। समर्पित है। ठीक है। 8वां मंडल। दशरथ युद्ध का चर्चा किसमें किया गया है? 7वां मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा। ठीक है। कहाँ पे बताइए? ये तो रावी या पुरुषनी नदी, और जो उसका वैदिक नाम है पुरुषनी पर किया गया। ठीक है। अच्छा, सोम देवता का चर्चा किस मंडल में है? सोम मंडल का चर्चा 9वें मंडल में। अच्छा, सोम देवता जो है उसको जंगल का देवता। अच्छा, इसी में कहा गया है सोम देवता, मतलब कि 9वें मंडल में ही कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती। इसका क्या मतलब हुआ कि जाति का जो है निर्धारण होता था पहले कर्म के अनुसार। इस लाइन से मतलब यही होता है कि जाति का निर्धारण कर्म के अनुसार। इसलिए कहा गया मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती। ठीक है। अब बताइए, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। एकदम। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। अच्छा, 8वां मंडल किस देवता को समर्पित? 8वां मंडल ये वरुण देवता को। 8वां मंडल वरुण देवता को। देखिए, ऋग्वेद में कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त है। 11,000 लगभग 11,000 ऋचाएं है। सॉरी, मंत्र है। हाँ, 1 लाख ऋचाएं। कितना है? 1 लाख ऋचाएं, मतलब 10,552। इसको 11,000 मान लिया गया है। ठीक है। उसमें इसको मतलब यही रखिए। अच्छा, ऋग्वेद के ज्ञाता क्या बोला? होत्रा। अच्छा, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ किससे की? जोंदावास्ता। इस वेद का उपवेद क्या बताया? आयुर्वेद, रचना धन्वंतरी ने किया था। अब जाते हैं हम सब लोग सामवेद। ये तो ऋग्वेद का हो गया। हम अभी हल्का हम सब लोग देख लेते हैं। ठीक है। सामवेद के बारे में बोलते हैं। इस वेद को क्या है? गायन संगीत से, जैसे लाइक सारे संगीत का जितना भी सुर हो गया। इसी वेद में सबसे पहले कृष्ण का चर्चा है, देव की पुत्र कृष्ण का भी चर्चा सामवेद में। अच्छा, इस वेद में कितनी ऋचाएं बताइए? इस वेद में 1875 ऋचा है, जिसमें से 75 ऋचाओं को छोड़कर
विशेष और सब ऋग्वेद से लिया गया जितना भी है सिर्फ जो बच गया वो ऋग्वेद से लिया। हाँ, सब ऋग्वेद से लिया गया। हाँ 75 ऋचाओं को छोड़कर सभी ऋचाओं को कौन से ले गया? ऋग्वेद से लिया। अच्छा ये बताइए, इस वेद को ज्ञाता क्या बोला? उद्गाता। उद्गाता। और उस ऋग्वेद के ज्ञाता को? ज्ञाता होत्रा। होत्रा। और सामवेद के ज्ञाता को? सामवेद का उद्गाता। उद्गाता। इसका उपग्रंथ क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और इसके रचयिता? भरत मुनि। भरत मुनि। और सामवेद का उपवेद? सामवेद का ही नहीं बता रहा, बताइए। गंधर्व। और इसका रचयिता भरत मुनि। और ऋग्वेद का? ऋग्वेद का हो गया आपको आयुर्वेद। आयुर्वेद। इसका धर्मवंत। ठीक है। अब यजुर्वेद पर जाते हैं, ठीक ना? यह एकमात्र वेद है जो जो कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, गय और पद मतलब कहानी और कविता दोनों में लिखा हुआ है। अच्छा इस ग्रंथ का उपवेद का नाम बताइए। विश्वामित्र। किसका? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद का जो है रचयिता विश्वामित्र। अच्छा आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा किस वेद में? यजुर्वेद में। अच्छा इस वेद को ज्ञाता क्या बोला? अधुर्वीय कहा गया। अच्छा अब जाते हैं अथर्ववेद पर। इस सबसे नवीनतम वेद बोला जाता है अथर्ववेद को। नवीनतम वेद कर्म का जादू टोना कर्म। हाँ। और इसे अब बताइए इस देखिए जादू टोना का किसमें चर्चा किया गया? नवीनतम वेद का। और सबसे नवीनतम वेद जिसका कि वैदिक काल में इसका मतलब की रचना हुआ। कब हुआ? त्रय वेद में कौन कौन वेद शामिल है? ये ना हम पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए इस वेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। इसकी रचना विश्वकर्मा। ठीक ना? तो अब ये बताइए पहली बार जीवाणु विज्ञान की चर्चा किस वेद में? वास्तु शास्त्र की चर्चा। ये बताइए त्रयी में कौन कौन वेद आता है? त्रयी में 3 वेद आता है। 3 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है क्योंकि अथर्ववेद जो है ना बाद में लिखा गया, इसलिए त्रयी में कौन कौन वेद पूछता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 वेद। त्रयी मतलब 3 को कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, ठीक ना? ब्राह्मण ग्रंथ में मतलब किस किस चीज का चर्चा किया? यज्ञ एवं कर्मकांड। यज्ञ कर्मकांड नियम कानून की चर्चा किया गया, ठीक ना? और देखिए जैसे कि सब ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है, समझे ना? ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इतरई एवं कौशिकी। किसका है? यही आपका हो गया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अच्छा कौशिकीय में ही मानव का आचार विचार देवताओं द्वारा नियंत्रित किया गया है। अच्छा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया। अच्छा राजस्वी यज्ञ की चर्चा किसमें किया गया? यही ऐतरेय ब्राह्मण में राजस्व योग की चर्चा और राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा। हाँ अब बताइए, ठीक है फिर से बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का इतरई एवं कौशिकी। ठीक है। सामवेद को कई ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद मतलब 3 को ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि पंचविश हुआ, षड्विश हुआ, जेमनीय ब्राह्मण ग्रंथ में ही विभिन्न प्रकार के मंत्र की चर्चा किया गया, समझे? सामवेद में कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ बोलिए सब? सामवेद में 3 हुआ, पंचविश, अष्टविश और जेमनीय। जेमनीय में विभिन्न प्रकार के मंत्र की चर्चा किया गया, ठीक ना? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती लुप्त हो जाने प्रकट होने की चर्चा हो रही है। कौन ग्रंथ में? पंचविश में क्या बताया गया? पंचविश में सरस्वती लुप्त हो जाने का और फिर से प्रकट हो जाने, मतलब सरस्वती लुप्त हो जाती है और फिर प्रकट होती है। पंचविश ब्राह्मण में ये बताया गया है, ठीक। अच्छा ये बताइए षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में किसका चर्चा किया गया? षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी चर्चा? भूकंप एवं अकाल की चर्चा। भूकंप एवं अकाल किसमें? षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। षड्विश में। अच्छा सरस्वती लुप्त हो गई और पुनः प्रकट होती है पंचविश में, ठीक है। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के आपको हो गया 2 ब्राह्मण, सतपथ तैत्रीय। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? एक है वो गोपत ब्राह्मण, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया। गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ में गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ में
गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका मतलब? ये हो गया आपको अथर्ववेद का वो ग्रंथ हो गया। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ। अब अच्छा अरण्यक ग्रंथ के बारे में बताइए। अरण्यक ग्रंथ जंगलों में किया जाता है। इसका अरण्यक ग्रंथ का मतलब हुआ कि इसकी रचना जंगल में किया गया, जंगल में बैठ के किया गया, समझे ना? और सभी ग्रंथ का अरण्यक ग्रंथ है, समझे ना? मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन अथर्ववेद छोड़ नहीं है, याद रखिए। अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक ना? अब समझ गए? ब्राह्मण ग्रंथ सब हो गया। अब उपनिषद के बारे में चलते। उपनिषद का मतलब बताइए। उपनिषद गुरु के समक्ष बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति हम लोग करते हैं, हाँ, उसको विशेष प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति जो करते हैं। उपनिषद की कुल संख्या बताइए। 108 उपनिषद 108 है, जिसमें 13 उपनिषद को प्रमाणिक मान्यता दिया गया है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। किसको कहा जाता है? उपनिषद को। हाँ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, बृहदारण्य उपनिषद से तमसो म ज्योतिर्गमय अस्तो म सद्गमय। किस उपनिषद? तमसो म ज्योतिर्गमय अस्तो म सद्गमय। मुंडकोपनिषद नहीं, ये बृहदारण्य बृहदारण्य मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। और पुनर्जन्म की भी चर्चा बृहदारण्य उपनिषद में है। क्या समझे? पुनर्जन्म की चर्चा बृहदारण्य उपनिषद। अच्छा, 4 आश्रम की चर्चा किस उपनिषद से? बताइए। छंदोयोग उपनिषद। छंदोयोग उपनिषद से, सही है। ये बताइए, पुराण की रचना, पुराण की कुल कितनी संख्या है? 18 है। 18 है। ये बताइए, सभी पुराण में सबसे प्राचीन पुराण? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, जिसमें कि विष्णु की 10 अवतार की चर्चा है। मत्स्य पुराण में विष्णु की 10 अवतार की चर्चा। अच्छा, इसके अतिरिक्त पुराण में एक वंश का भी चर्चा हुआ है। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब बताइए वेदांग के बारे में। वेदांग जो है ना, वेदों का वेद का ही अंग माना जाता है। मतलब कि वेद को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग मतलब नहीं होता है कि जैसे हम सब लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे, एनसीईआरटी को समझने के लिए एक अलग बुक छाप दिया जाता है। उसी तरह वेद को मतलब कि सही तरह समझने के लिए वेदांत का चर्चा किया, जो कि इसमें कुल वेदांत संख्या कितनी है? 6 है। कौन? व्याकरण है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है। ठीक जी, हो गया। अब ठीक है, जैसे कि देखिए, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, 6 वेदांत। व्याज और निष्कर्ष। अच्छा, ये भी चर्चा करिए। व्याकरण मुख से संबंधित है, ज्योतिष आँख से संबंधित है, निरुक्त जो है नाक और कान से संबंधित है, शिक्षा मस्तिष्क से संबंधित है, कल्प हाथ से संबंधित है, और छंद पैर से संबंधित। ठीक है। अच्छा, वेद रूपी शरीर का मुख किसको माना गया? वेद रूपी शरीर का मुख्य रूप किसको? समास, संधि, वेद रूपी की व्याकरण रूपी, मतलब वेद रूपी। अच्छा, उसको व्याकरण का भी है ना? नहीं, वेद समास, संधि, उपसर्ग को माना गया, व्याकरण को माना गया। वेद रूपी शरीर का मुख व्याकरण को माना गया। अभी वो है कि वेद रूपी शरीर का मुख किसको माना गया? व्याकरण को, ठीक है। अच्छा, शुंग वंश के काल में, अच्छा, अष्टाध्यायी जो लिखा गया था, किस काल में? शुंग वंश के काल में। कौन लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। महाभाष्य लिखा था पतंजलि। महाभाष्य कौन लिखा था? पतंजलि। ये शुंग वंश के काल में ये लिखा गया। शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका की रचना किया। टीका की टिप्पणी पतंजलि किया था, लेकिन अष्टाध्यायी की रचना अष्टाध्यायी पाणिनि ने किया था, ठीक। हाँ, अब बताइए, ज्योतिष के बारे में हम सब लोग कुछ पढ़ रहे हैं। ज्योतिष को क्या कहा गया? व्याकरण, आँख कहा गया। और मुख किसको कहा गया? मुख कहा गया, ठीक ना? किसको? व्याकरण को मुख कहा गया। निरुक्त हो गया आपको नाक कान। निरुक्त को नाक कान कहा गया। वेद रूपी नाक कल्प को क्या कहा? निरुक्त होगा। कल्प को शरीर का हाथ कहा गया, ठीक ना? छंद को छंद पैर छंद को पैर कहा गया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, कल्प में विभिन्न प्रकार की विधि विधान की चर्चा है। कल्प में जो है विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा है। कल्प की संख्या कितनी है? कल्प की संख्या 2 हो गया। 2। कल्प की संख्या 4 है, ठीक है। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र, ठीक। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र। हाँ, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र। कितना सूत्र है?
4 सूत्र इस कल्प है, ये सब क्या है? कल्प है। कल्प। हाँ। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा किस सूत्र में कहा? धर्म सूत्र। बड़े बड़े यज्ञ की चर्चा किस सूत्र में? स्रोत सूत्र। बड़े बड़े यज्ञ की चर्चा स्रोत सूत्र में। हाँ। और गृह सूत्र में बताइए पारिवारिक नियम। हाँ, गृह सूत्र में पारिवारिक। और शुल्क सूत्र में हो गया यज्ञ कुंड। ठीक है। ज्यामितीय विधि। अच्छा, महाकाव्य कितना है? महाकाव्य 2 है, महाभारत और महाभारत की रचना महर्षि और रामायण की रचना होगी। रामायण की रचना महर्षि। ये बताइए महाभारत को कितने भागों में बांटा? 18 भागों में। सबसे छोटा द्रौपदी पर। द्रौपदी सबसे बड़ा हुआ भीष्म पर, सबसे छोटा द्रौपदी पर। इसी पर्व को भागवत कथा कहा गया, जो भीष्म पर्व है ना, भागवत गीता। हाँ, भागवत गीता। भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहा गया, जिसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद होता है। रामायण का रचनाकार कौन है? रामायण का। अब देखिए, इतना तो हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, कौन कौन है? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, यह है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, अधिकांश बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा? पाली भाषा। बौद्ध साहित्य पाली भाषा। अच्छा, बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण किताब कौन है? त्रिपिटक, जिसकी रचना बौद्ध मतलब सभी बौद्ध सम्मेलन में किया गया। मतलब त्रिपिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, समझे ना? अच्छा, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ। देखियो, इसको याद कीजिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कौन बताइए? कब? राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। 383 इस तरह याद करिए, 483, 383, 255, 483, 383, 255, पहली शताब्दी, 483, 383, 250। इस तरह से याद बोलिए, 483, 383, 255, 483, 383, 250, पहली सदी। 250 भी कहीं है, कहीं 255 भी है। ठीक, हाँ, ये 250, 255 दोनों हो सकता है। ऑप्शन में एक ही रहेगा, या 250 रहेगा या तो 255 रहेगा। ठीक है, मोबाइल बंद कीजिए, कॉपीराइट मार देगा। ठीक है, अब देखिए, 483 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पहला राजगिरी में हुआ था। अच्छा, ये बताइए, इस समय मगध के शासक कौन था? मगध के शासक कालाशोक द्वितीय। इसका अध्यक्षता मतलब कालाशोक के द्वारा किया गया। द्वितीय में नहीं, इसकी अध्यक्षता जो पहला अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। समझेंगे? अच्छा, ये बताइए, विनय पिटक जो है ना, इसकी रचना महात्मा बुद्ध एक अन्य उपाली। सूत पिटक की रचना? सूत पिटक उसका आनंद ने किया। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद ने किया। अच्छा, जो है विनय पिटक का क्या इस मतलब ये जो बुक था, इसमें क्या क्या इस धर्म में घुसने के लिए बौद्ध स्तंभ में प्रवेश के लेकर एक नियम का बनाया गया, नियम कानून की चर्चा। क्या नियम है? नियम कानून की चर्चा किया गया था। सही है। अच्छा, देखिए, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हमारी बात सुनिए सर। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे कालाशोक, उन्हीं के शासनकाल में हुआ। अच्छा, इसकी अध्यक्षा कौन किया? इसकी अध्यक्षता सावक मीर किया था। और इसी द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में ही बौद्ध ग्रंथ आंशिक विभाजन हो गया, आंशिक विभाजन हो गया था। ठीक, अब तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 या 255 भी कहीं रहता है। पाटलिपुत्रा में और शासक अशोक के काल में। अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा। इसी के काल में अभिधम पिटक की रचना। तृतीय बौद्ध संगीत में ही अभिधम पिटक की रचना। किस बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध सम्मेलन में अभिधम पिटक की रचना। अभिधम पिटक की रचना। और इसी पुस्तक में, अभिधम पिटक पुस्तक में ही बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा किया गया। समझे ना? इस पक्ष की चर्चा किया गया। अच्छा, ये बताइए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ये हुआ था कश्मीर कुंडलग्राम में। ये हुआ था पहली शताब्दी, समझे? उसी समय शताब्दी स्टार्ट हुआ था, ईस्वी स्टार्ट हुआ था, पहली सदी उसको बोली, सदी बोली। अच्छा, ये बताइए, कुंडलवन में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? इससे पहले जो 3 गो था, उसमें उपाध्यक्ष नहीं था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को शामिल किया, मतलब कि इसका रूप पद आ गया। तो इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशुघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। और इसी बौद्ध संगीत मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध संगीत 2 भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान। ठीक है, अब ठीक हो गया। बौद्ध का हल्का हल्का जोड़ लिए।
अब जाते हैं जातक ग्रंथ के बारे में, ठीक है। जातक ग्रंथ जो है इसमें महात्मा बुद्ध का भी चर्चा हुआ। किस रूप में महात्मा बुद्ध? 200 पूर्व जमाना पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा है। किसमें? जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में 200 कहानी है। किसका? महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म की चर्चा किया गया, ठीक ना। अच्छा, यही जातक ग्रंथ में मृद पंधो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा किया गया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजन की चर्चा बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के 16 महाजन। अच्छा, जब ये आ गया कि 16 महाजन पर, तो बौद्ध धर्म का हो गया कौन हो गया? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का? जैन धर्म का हो गया भगवती सूत्र। जैन धर्म का भगवती सूत्र हो गया। अच्छा, ये बताइए जैन धर्म अधिकांश किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा। पाली भाषा में बौद्ध। जैन ग्रंथ प्राकृत। अच्छा, प्राचीन जैन ग्रंथ कितना पूर्वा है? कितना है? 14 पूर्वा। प्राचीन ग्रंथ जो है ना 14 पूर्वा को बोला जाता है। ये ग्रंथ का नाम है 14 पूर्वा, ठीक ना। प्राचीन ग्रंथ 14 पूर्वा। अच्छा, ये बताइए प्रथम जैन सम्मेलन कब, किस शताब्दी में? पाटलिपुत्रा में हुआ था। देखिए जैन सम्मेलन मात्र 2 बार ही हुआ जी, बस। इसलिए एगो हुआ था गुजरात में, एगो हुआ था पाटलिपुत्रा में। अच्छा, ये बताइए प्रथम जैन ग्रंथ जो हुआ था पाटलिपुत्रा में, इसका अध्यक्ष कौन? स्थलबाहु। इस सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तक 12 अंक। भद्रबाहु ने कौन प्रथम जैन सम्मेलन में 12 अंक पुस्तक की रचना किया था, समझे। प्राचीन जैन ग्रंथ कौन है बताइए? और प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्वा। प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्वा। अब ये बताइए इस 12 अंक की चर्चा, 12 अंक का कौन रचना किया था? भद्रबाहु। प्रथम, यही ना प्रथम जैन ग्रंथ सम्मेलन में। अच्छा, इसी 12 अंक में भगवती सूत्र की, मतलब कि भगवती सूत्र जिसमें कि 16 महाजन पद की चर्चा। जैन ग्रंथ का पूछेगा कि 16 महाजन की चर्चा किस सूत्र में? जैन ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन, ठीक है। अब ये बताइए द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? 512 AD में हुआ था और गुजरात के बल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? देवाधि शर्मा। अच्छा, इस जैन धर्म से संबंधित कुछ पुराण जैसे बताइए कौन? आदि पुराण जिसकी रचना जिनसेना ने किया था। जिनसेन। अच्छा, 12 अंग पर उपांग किस, मतलब कि जैन सम्मेलन में 12 जैन सम्मेलन 12 उपांग लिखा है। और फर्स्ट सम्मेलन में क्या बोला गया था? फर्स्ट में 12 अंग की रचना किया था। 12 उपांग की 12 उपांग की रचना द्वितीय सम्मेलन। अब देखिए ये हो गया मतलब कि गैर ब्राह्मण और जैन धर्म बौद्ध धर्म को हम हल्का देखिए। इसके बाद हम आगे भी जैन धर्म बौद्ध धर्म को देखेंगे पूरा डिटेल्स में। हाँ, अब देखिए गैर धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौन है? अर्थशास्त्र। ये हो गया का नाम आता है। चाणक्य के द्वारा की रचना किसके द्वारा? बोलिए, इनसे बोलिए। कौटिल्य के द्वारा। विष्णुगुप्त सबका चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उसी को नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, ठीक है। इस पुस्तक का विषय वस्तु किससे संबंधित? पॉलिटिक्स। ऐसे इसमें लिखा हुआ अर्थशास्त्र के नाम दिया गया, लेकिन ये है पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीति से संबंधित है। ये बताइए इस पुस्तक में कितना खंड बांटा गया? 15 खंड में बांटा गया। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक काल में यूरोप के विद्वान रचनाकार मैकियावेली की रचना बताइए। द प्रिंस। मैकियावेली की रचना द प्रिंस, ठीक है। ये बताइए मुद्रा राक्षस कौन लिखा था? मुद्रा राक्षस आपको विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक है। गार्गी नामक विद्वान ने कौन? गार्गी संहिता। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। गार्गी संहिता किससे संबंधित है? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। गार्गी ने ही लिखा था गार्गी संहिता, जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, ठीक सर। अच्छा, ये बताइए मुद्रा राक्षस जो है, किस वंश के इसमें जो है मतलब कि पतन के बारे में, और मतलब कि नंद वंश के पतन के बारे में
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रकट होने के बाद। हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापना के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। इसमें जो किस में है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है। अच्छा, शेक्सपियर किसकी रचना है? कालिदास। नहीं, रचना नहीं है, कालिदास भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, रघुवंशम किसकी रचना है? ये कालिदास का। कुमार संभव, ये भी कालिदास। अभिज्ञान संकुत्तम, ये भी कालिदास। संकुतलम भी कालिदास का ही रचना है। ऋतु संहार भी कालिदास। ऋतु संहार, कालिदास। मेघदूत भी कालिदास का। मेघदूत में यक्ष एवं यक्षिणी की विरह गाथा की चर्चा है। यक्ष एवं यक्षिणी की विरह गाथा की चर्चा है मेघदूत में। मिर्चकटिकम सुद्रक। मिर्चकटिकम सुद्रक। अच्छा ये बताइए, तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन था, ठीक है। तुलसीदास का कुछ रचना बोलिए, जैसे कि हो गया कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंडल, वैराग्य, विनय पत्रिका, रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस जो अवधी भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। ठीक है, इसको लिखा था हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट थे। उनका भी जो हर्ष चरित्र कदम्बरी पार्वती शतक नामक पुस्तक लिखी। हाँ ये बताइए, उत्तर रामचरित जो है इसकी रचना बताइए। उत्तर रामचरित भवभूति, ठीक है। पंचतंत्र, रामचरित्र हो गया आपको ये। संध्याकार, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमार रासो, जगनी, राजतरंगिणी, कलहन। अब ये बताइए, संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, काव्य मीमांस राजशेखर। जैसे कि कश्मीर का जो है, कश्मीर की चर्चा किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी नहीं, राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। कश्मीर की चर्चा किस पुस्तक में? राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। गीत गोविंद का रचनाकार बोलिए। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। गोहवरो का रचनाकार वाकपतिराज, ठीक। वाकपतिराज गोहवरो। अच्छा ये बताइए, खुदाई से प्राप्त स्रोत, मतलब पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खुदाई के अंतर्गत कौन क्या क्या, जिससे इसके अंतर्गत आता है अभिलेख, स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया, ठीक है। खुदाई में जैसे कुछ खुदा की अभिलेख मिल गया, कुछ पुराना सिक्का मिल गया, कुछ लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, कुछ स्मारक मिल गया, इसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक। हिंदू देवी देवता संबंधित अभिलेख, हिंदू देवता ओगज गोई। कौन है हिंदू देवी देवता से? ओगज गोई अभिलेख। ओगज गोई यह कहाँ से मिला है? एशियाई माइनर में। हिंदू देवी देवता से किस संबंधित बोलिए अभिलेख? हिंदू देवता से ओगज गोई। ये कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है। हाँ, एशियाई माइनर, जो कि अब ईरान का है, ठीक है। अच्छा बताइए, इस अभिलेख में हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासती की चर्चा। हिंदू देवी देवता में 4 गो देवता का। अच्छा, भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था, जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा हासिल किया था। अच्छा ये बताइए, ये ईरान के किस शासक से द्वारा? डेरियस प्रथम। अच्छा, अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। जैसे कि होता है शिलालेख, एक होता है स्कंदलेख, एक होता है गुहालेख, मतलब गुफालेख। एक गुफालेख हो गया, एक और होता है। अच्छा, अशोक का बृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिला है? कितने स्तंभ? 8 स्तंभ, जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारत सीमा से बाहर है, पाकिस्तान, समझे? एक मानसेहरा, एक शहबाज, मानसेहरा और शहबाज। अच्छा, अशोक का जो शिलालेख है ये कितने भाषाओं में लिखा है? ये पूछना कितने भाषाओं में? इसका 4 भाषा में। खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ज्यादा भाषा उसका, और ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी। खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी, 4 भाषा। अशोक का सभी शिलालेख कुल लगभग 4 लिपि में लिखा गया, समझे? खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी। खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी, ठीक है। भारत में जितने भी अभिलेख मिले किस लिपि? ब्राह्मी लिपि। भारत में कितने जहाँ भी अभिलेख मिले? 14 ब्राह्मी लिपि। और अशोक का कितना अभिलेख मिला? कितने जगहों से अभिलेख मिला? 8 जगह। इसमें से 2 जगह में, मतलब कि 2 अभिलेख जो ना पाकिस्तान, मानसेहरा एवं शहबाज गढ़ी, ठीक है।
ये बताइए अशोक का एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के कहाँ से मिला है? साहेबकुना नामक साहेबकुना नामक स्थान से मिला है, जो ग्रीक एवं अरमाई की दोनों लिपि में लिखा गया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए अशोक अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? स्टीफन थैलर पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। कब पढ़ा था? 1837। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। और इसका खोज कौन किया था? कब किया था? 1750 में। 1750 में खोज किया था। ये 1837 में पढ़ा था। सबसे पहले खोज किया था 1750 में। 1837 में पढ़ा था। अशोक का अभिलेख जेम्स प्रिंसेप और टीम पेंटलर के द्वारा खोजा गया था। अच्छा एक बात जानिए, अशोक का इतना शिलालेख है इसमें जो है ना, इसका नाम का चर्चा कहीं नहीं था जी। अशोक का नाम का चर्चा कहीं नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा था? प्रियदर्शनी सिर्फ लिखा था, प्रियदर्शनी। लेकिन सबको इसको पढ़ के कंफ्यूज है प्रियदर्शनी है कौन। तो इसका चर्चा मिला किस अभिलेख से? छोटा अभिलेख में मिला था। किस अभिलेख में? नाम बताइए अभिलेख। इसमें था देखिए मास्का और गुर्जरी अभिलेख, और एक और दो अभिलेख है, नेटूर और उदय गोलन अभिलेख। ठीक ना। अशोक का नाम मिला। जैसे मास्का और गुर्जरी अभिलेख याद कीजिए, मास्का और गुर्जरी दो को याद रखिए, मास्का और गुर्जरी, नेटूर उदय गोलन। इसको अगर याद रखना, नेटूर और उदय गोलन। मास्का गुर्जरी में इसके नाम को चर्चा किया गया। मैं प्रियदर्शनी अशोक इस तरह से लिखा हुआ था। ऐसे में सभी प्रियदर्शनी लिखा हुआ था, सब पढ़ के पागल था कि ये हो क्या रहा है। तब इसको पता चला वो मास्की और गुर्जरी भाषा में इसको जब अभिलेख पढ़ा ना, तो उसमें लिखा हुआ था मैं प्रियदर्शनी अशोक, तो उसको पता लगा अशोक का जो है ना भबरू अभिलेख नामक से एक पृथक शिला मिला है, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य सम्राट के रूप में अंकित किया गया। अच्छा ये बताइए मौर्य सम्राट के रूप में किस अभिलेख में चर्चा है अशोक? भबरू और नाम मास्की और गुर्जरा, इसके नाम की चर्चा है और इसके नाम की चर्चा है। और इसमें जो है मतलब कि अशोक जो है एक सम्राट है मगध का। किस अभिलेख? भबरू अभिलेख राजस्थान में। ठीक है। अच्छा अशोक ने अपने 6 स्तंभ लेख में भी बौद्ध अपनाने में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया। 6 अभिलेख इसमें से कौन कौन है? दिल्ली देखिए 6 अभिलेख जिसमें कौन कौन है देखिए हम बताते हैं। दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लोडिया नंदन, लोडिया अरेराज, ये और एक है रामपुर। इसमें जो है ना अशोक जो है इसमें 6 स्तंभ लेख बौद्ध अपनाने के लिए, मतलब बौद्ध जो अपनाया इसमें 6 स्तंभ लेख लिखा है। कौन कौन बताया? दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली मेरठ, प्रयाग स्तंभ लेख, लोडिया अरेराज और रामपुर। ये बताइए लोडिया नंदराज कहाँ है? लोडिया नंदराज बिहार के पश्चिमी चंपारण, और लोडिया अरेराज बिहार के पूर्वी चंपारण में है। बिहार के पूर्वी चंपारण में। हाँ, ठीक है। पूर्वी है कि यहाँ पर बिहार के पश्चिमी चंपारण होगा। पश्चिमी है बिहार के पश्चिमी चंपारण। लोडिया और दोनों पश्चिमी है और रामपुर नहीं होगा, पूर्वी चंपारण। रामपुरवा भी बिहार, रामपुरवा भी पश्चिमी चंपारण। बिहार में आप बताइए बिहार में कितना है इसका? 3 है। 3 लोडिया अरेराज और रामपुरवा। ठीक है। अच्छा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये मूल रूप से कहाँ में था बताइए? हरियाणा में। लेकिन इसको जो है दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक वंश के जो शासक था फिरोज शाह तुगलक FST, उसने कहाँ से? यहाँ गुजरात हरियाणा से उठा के दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली लाया। एक है दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये मूल रूप से कहाँ था? मेरठ में, मतलब उत्तर प्रदेश में था। इसको कौन लाया था दिल्ली? फिरोज शाह। मतलब ये याद रखिए दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ, इस दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। दिल्ली टोपरा को कहाँ से लाया था? हरियाणा से। दिल्ली मेरठ को उत्तर प्रदेश लाया था। ठीक है। अब हो गया इतना। अच्छा ये बताइए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से लोहा स्तंभ लेख मिला है, जिससे बेसिक जानकारी मिलती है। हाँ। अच्छा ये तो ठीक हो गया। ये बताइए अच्छा ये बताइए गुप्त शासक जो है गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त, इसका अभिलेख का नाम बताइए। ये हो गया मानसेहरा अभिलेख है। नहीं हम बताइए। गुप्त शासक जो प्रथम है इसका मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। ठीक ना। गुप्त शासक जो प्रथम कुमार गुप्त था उसको मानसेहरा नामक स्थान से इसका प्रथम अभिलेख मिला है। इसमें इसकी किस चीज की चर्चा किया है?
कुमार गुप्त के विजय के बारे में चर्चा। कुमार गुप्त के विजय के अभियान के बारे में चर्चा किया गया। सबको बोलिए किसके चर्चा किया गया? कुमार गुप्त के विजय के अभियान के बारे में चर्चा मिला है। अच्छा, कलिंग नरेश खारवेल का एक अभिलेख बताइए। कलिंग नरेश खारवेल खारवेल ये हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। एक बात बताइए, जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका अभिलेख? जूनागढ़ हो गया, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन, रुद्रदामन सख्त शासक। ये किस भाषा में था? ये आपको था ये संस्कृत भाषा में। ये कौन भाषा में था? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में, हाँ, ठीक है। संस्कृत भाषा में था। अच्छा, मौर्य शासक जो है गया में स्थित जो है बराबर की पहाड़ी है, इसमें कितना मतलब चार की गुफा गुफा है? है। 4 गुफाएं। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? कर्ण चोपड़ा बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बताओ। गया में है। गया में, राजगीर में, राजगीर में। गया में बराबर की पहाड़ी गया में, जो कि अशोक इसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। हालांकि इसमें लगभग 15-16 गुफा था, लेकिन अशोक इसमें कितना गुफा? 4 गुफाएं था। लोमस ऋषि ये गुफा का नाम है। कर्म चोपड़ा, सुदामा और विश्व चोपड़ा। विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी ना। हाँ वही झोपड़ी। देखिए इसमें जो है सभी 4 गुफाएं में अभिलेख खुदा हुआ, लेकिन एक गुफा में अभिलेख नहीं खुदा। उस गुफा का नाम बताइए। लोमस ऋषि गुफा में अभिलेख नहीं खुदा हुआ है, और 3 गुफा में अभिलेख खुदा हुआ है। इसका जो 4 गुफा का नाम बताइए एक बार। लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व सुदामा और विश्व। लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। विश्व, ठीक है। और ये 4 गुफा में एक लोमस ऋषि है जो किसी प्रकार अभिलेख में खुदा हुआ नहीं है। मतलब लोमस ऋषि में कोई भी अभिलेख नहीं लिखा हुआ है, लेकिन और सब में अभिलेख लिखा हुआ है। कुछ लिखा होगा अशोक के बारे में, ठीक है, समझ गए। अच्छा, गुरु ध्वज अभिलेख कहाँ से मिला है? गुरु ध्वज अभिलेख गुरु ध्वज अभिलेख कहाँ से मिला? कहाँ से मिला गुरु ध्वज अभिलेख? ये आपको विदिशा नामक स्थान से मिला है। विदिशा, हाँ, ये मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गुरु ध्वज जो है मध्य प्रदेश विदिशा नामक, जो कि हेलियोडोरस मतलब कि यवन का राजदूत, यवन के राजदूत हेलियोडोरस था। और इसी गुरु ध्वज अभिलेख में ही हेलियोडोरस के बारे में बताया गया कि यह भागवत धर्म से काफी प्रभावित था। कौन अभिलेख में? भागवत धर्म से काफी प्रभावित था। गुरु ध्वज अभिलेख में यवन के शासक राजदूत, यवन के राजदूत हेलियोडोरस कहाँ का राजदूत? यवन का राजदूत। अच्छा, इस यवन का राजदूत था, ठीक है। और इसमें किस अथी में बताया गया अभिलेख में कि यह जो भगवती धर्म से संबंधित, भागवत धर्म से संबंधित है? क्या मतलब? किस अभिलेख में बताया गया? गुरु ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज क्या बताया गया? गरुड़ ध्वज अभिलेख में यह बताया यह भागवत धर्म से संबंधित है। मतलब कि हेलियोडोरस जो है ये भागवत धर्म से, और हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म से प्रभावित पहली बार अपनाया था, धर्म से काफी प्रभावित हुआ। हेलियोडोरस ही एक ऐसा था जो कि सबसे पहले भारतीय विदेशी राजदूत होने के बजाय ही इसने भारत धर्म को अपनाया था। सबसे पहले कौन अपनाया था? हेलियोडोरस। पूछता है कि सबसे पहला विदेशी राजदूत कौन जो था कि जो कि भारत ध्वज अभिलेख से मिला? बताइए। हेलियोडोरस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सब लोग मुद्रा और सिक्का के बारे में जान लेते हैं। सिक्का का जो अति है प्रचलन सिंधु सभ्यता काल से ही मुद्रा या सिक्का का प्रचलन सिंधु सभ्यता काल से मिला। अच्छा, वैदिक काल में किसकी चर्चा है? निष्क की चर्चा है, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं यह एक प्रकार का आभूषण था, जो कुछ विद्वान कहते हैं यह प्रकार का सिक्का। किसके बारे में ऐसा कहते हैं? निष्क के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि ये आभूषण था, और कुछ कहते हैं कि ये सिक्का था, ठीक है। आहत नामक सिक्का जो है, आहत नामक सिक्का प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण मिला है। देखिए, महाजनपद काल में पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का, आहत सिक्का का प्रमाण मिला है। कहाँ, कब? महाजनपद में आहत सिक्का मिला, ठीक है। अच्छा, इस सिक्के को किस सिक्का, पंचमार सिक्का के नाम से भी जाना, जो कि पंचमार सिक्का किस काल में प्रचलित था? मौर्य काल में। पूछता है पंचमार सिक्का किस काल में प्रचलित? मौर्य काल, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को जो है मतलब कि एक यंत्र बजाते हुए एक सिक्का पर बिना बजाते हुए किस शासक? समुद्रगुप्त को। अच्छा, ये बताइए, भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया? शासक के द्वारा सर्वाधिक गुप्त शासक। शुद्ध सोना का सिक्का
कनिष्क के साथ। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कनिष्क। ठीक है। अच्छा, सातवाहन वंश में कौन सिक्का चलाया गया? सही, सीसा का। सातवाहन वंश में सीसा का सिक्का चलाया गया था। ठीक है। अच्छा, अब कुछ विदेशी यात्री के बारे में हम सब लोग जान लेते हैं। ठीक है। विदेशी यात्री सबसे पहला कौन आता है? मेगास्थनीज जाता है। अच्छा, मेगास्थनीज का एक रचना होता है इंडिका। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हाँ, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत? सेल्यूकस का राजदूत। ठीक है। अच्छा, इंडिका में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। किंतु किस वर्ग का प्रचलन था? समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित है। इंडिका में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित है। इसका मतलब की व्याख्या किया गया था इंडिका। ठीक है। अच्छा, टॉलमी कौन लिखा था? टॉलमी भूगोल लिखा था। नहीं, टॉलमी भूगोल को लिखा था। टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है। स्ट्रैबो जो था स्ट्रैबो जियोग्राफी। ठीक। और हिस्ट्री जो लिखा था प्लिनी। हाँ, हिस्ट्री प्लिनी लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। ठीक है। हमारे जो तो पढ़ेंगे। देखिए ये बात है। हाँ, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका का आधार पर प्लिनी नामक विद्वान नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक रचना किया था। ठीक। ये बताइए आप सब लोग, ये बताइए अशोक के दरबार में मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस कौन अपना राजदूत भेजा था? मतलब कि उस राजदूत का नाम क्या था? डायनोसियस। हाँ। तो किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में आया था। अच्छा, ये बताइए, अब तो ये हो गया। अब चीनी यात्री के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है। सबसे पहला चीनी यात्री बताइए। ये पूछता है सबसे पहला चीनी यात्री। खयान ही ना था जी। खयान आता है। 1999 ईस्वी में भारत आया, लेकिन 414 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और इसकी यात्रा विवरण को हम लोग किसकी है? ये फयान। सबसे पहला चीनी यात्री फयान। दूसरा आता है आपको, क्या नाम है? अरे वो कहाँ से? हैनसोंग आता है। अच्छा, वेनसोंग की सीयू की। अच्छा, ये बताइए फाहियान जो है किस शासन के काल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त शासक रहता है। इसी का नाम विक्रमादित्य होता है। ठीक है। अच्छा, बताइए इसका भी चर्चा कर दिए सर। वो विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण किया था? वो गुप्त शासन पढ़ेंगे उसके बाद होगा चर्चा। हाँ, उसको चर्चा करें। ऐसे विक्रमादित्य का उपाधि धारण क्यों किया था? इसका नहीं, वो अपने मन से अपना जीता कहीं भी। विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर बात नहीं हुआ सर, बस हो गया। अच्छा, चलिए सर। अच्छा, देखिए ये बताइए वेनसोंग जो है, देखिए वेनसोंग किसके काल में आया? हर्षवर्धन। कब आया था? ये आया था 630 से लगभग 643। रचना क्या है? यात्रा वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आदमी शाकमुनि कहा जाता है। पंडितों का नीति का पंडित के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ पिलीग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। हो गया। देखिए अरबी यात्री हम चीनी यात्री के बारे में कौन जाने? फाहियान और वेनसोंग। सबसे पहला चीनी फाहियान, इसका यात्रा और वेनसोंग सीयू की। ये दोनों पूछता है, बस इतना। और ये पूछता है कि ये किस किस के दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कि गुप्त शासक था। हाँ। और ये आया था हर्षवर्धन काल में आया था। वेनसोंग। अब अरबी यात्री के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला अरबी यात्री अल-मसूदी आया था। किसके काल में आया था? प्रतिहार के शासन प्रतिहार, जो कि 9वीं शताब्दी सुलेमान पाल एवं प्रतिहार वंश के काल में यात्रा किया था। ठीक ना। अच्छा, ये बताइए इसके कई विद्वान भारत में आते हैं, जिसमें इसके बाद बहुत महमूद गजनवी के साथ जो है महमूद गजनी आता है ना, इसके साथ कई विद्वान आते हैं। लेकिन कुछ एक प्रमुख विद्वान का नाम जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अच्छा, इस भाषा को, इस पुस्तक को संस्कृत भाषा के साथ साथ कई पुराण के बारे में भी जानकारी दिया गया। ठीक ना। अच्छा, ये बताइए 4 आश्रम की आप उस समय पूछे थे। 4 आश्रम ज्वालानोपनिषद, और एक और क्या था? छंदोगोई उपनिषद में 3 आश्रम की 3 आश्रम। ठीक है। छंदोपनिषद, जिसमें कंठनोपनिषद में यमराज वर्सेस नचिकेता के संवाद है। ठीक है। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हल्का हल्का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, फिर वैदिक सभ्यता में चलेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता
का सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? सिंधु घाटी जेम्स थ्रिप्स कुछ नाम नहीं, सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेमन ने दिया था। मेमन के मतलब बताइए, मेमन मैसेज मतलब जानकारी याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेनन, ठीक है, कब 1826। लेकिन और पहला सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने पहला सर्वेक्षण कब? 1853 में। 1853 में रेलवे का भी डॉक्टर जी के द्वारा चलाया गया था रेल यहाँ से मुंबई से थाने। चार्ल्स मेमन कब किया था, जानकारी दिया था सिंधु सभ्यता का? चार्ल्स मेनन 1826 में, लेकिन 1853 में जो है ना जॉर्ज कनिंघम, जो इसका क्या किया था? सबसे पहले सर्वेक्षण किया था। खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में। 1921 दयाराम साहनी ना जी। 1922 में मोहनजोदड़ो का क्या था? राखाल दास बनर्जी किया था। मोहनजोदड़ो का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताइए विश्व की प्राचीनतम सभ्यता देखा जाए तो इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता था। और सिंधु सभ्यता जो है ना वो एक शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता जिसको हम शहरी सभ्यता बोलते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन वो शहरी नहीं थी, ठीक ना। अच्छा ये बताइए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा ये बताइए उत्तर में कौन है इसमें? उत्तर में मांडा था जो जम्मू कश्मीर स्थित में चिनाब नदी के पास था। मांडा उत्तर में मांडा कौन नदी? चिनाब नदी। दक्षिण में आपका हो गया दैमाबाद। हाँ, कौन नदी? परवरा नदी। पूरब में आपका हो गया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। और पश्चिम में समझे ना? अब एक बार और बोलिए, अच्छा बोलिए। उत्तर में सिर्फ जगह का नाम। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में हो गया आपका आलमगीरपुर, पश्चिम में हो गया दैमाबाद, सुतका दंडोर। फिर से बोलिए। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में हो गया आलमगीरपुर, सुतका दंडोर। उत्तर में कौन नदी? चिनाब नदी। दक्षिण में आपका परवरा नदी। दक्षिण में पूरब में आपका हो गया पश्चिम में दास। इसका स्थल जैसे कि इसको याद रखने का एक ट्रिक भी हम बताते हैं। स्थल जैसे बोलेगा ना तो ऐसे जाना होगा, मतलब कि ये हुआ पश्चिम से दक्षिण जाना होगा। स्थल में से सम बराबर ऐड। सम मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड सम और सम बराबर एड ऐड कर दे। जैसे कि सम तो यहाँ जो सुत का गेंडोल मो है ना, सम मांडा ऐड ए बराबर आलमगीर डी बराबर दैमाबाद हो गया, सम बराबर। और अगर इसका अथी कीजिएगा इसी अथी में तो इसको कर दीजिए। अगर नदी की याद कीजिएगा, डच है पर भारत में नहीं, इस जगह याद रखनी। डच है पर भारत में नहीं, भारत में नहीं काट दीजिएगा। डच है पर भारत में नहीं। डच मीन्स दास नदी, डच चो मीन्स चिनाब नदी, है मीन्स हिंडन नदी, पो मीन्स परवरा नदी। इतना है। सम बराबर ऐड। डच है पर भारत में नहीं है, डच है पर भारत में नहीं। ये क्या नदी है? सम बराबर ये स्थल है। इसको याद कर लीजिए, ये ट्रिक हुआ ये, ठीक। अच्छा ये बताइए हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता 1921 में। अच्छा मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास। ये बताइए चहुंद्रो से क्या क्या साक्ष्य मिला? चहुंद्रो से क्या क्या मनका बनाने का कारखाना, काजार। मोहनजोदड़ो से बताइए। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, आवास भवन, कौशे की नदी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा। और एक और चीज मिला था जो क्या कहा गया था, सीप का बना स्केल मिला था। ठीक है। अच्छा रंगपुर में जो है चावल की भूसी मिला है, ठीक है। रंगपुर जो बताइए वर्तमान स्थिति रंगपुर कहाँ है बताइए? कटिहार जिला में। अच्छा जूते हुए खेत का प्रमाण कौन सा मिलता है? कालीबंगा। जूते हुए खेत, चूड़ी, सब कालीबंगा से मिला। पक्की ईंट, अलंकृत फर्श, ये सब कालीबंगा से मिला। ठीक है।
अच्छा बनवाली जो है अभी कहाँ है बताइए? बनवाली कहाँ है? बनवाली आपको हरियाणा में। हरियाणा में किस नदी के तट पे बना? ये हिसार जिला में है। बनवाली तो मिट्टी का खिलौना जो है हाल मातृ देवी की मूर्ति जालीनुमा सड़क का बनवाली से मिला है। ठीक है। ये बताइए अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी मतलब कैसी थी समाज? मातृसत्तात्मक थी या मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, इसीलिए लोग का मानना है कि वहाँ मातृसत्तात्मक थी। अच्छा सूती वस्त्र का प्रमाण कौन से मिला ये बताइए? सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। ये बताइए ये जो है चावल एवं गेहूं उगाने का सर्वप्रथम प्रमाण कौन से मिला? मेहरगढ़ से मिला है चावल। और मेहरगढ़ मिला है बिहार उत्तर प्रदेश जी एक और जगह लोथल एवं रंगपुर से मिला है ना। चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से मिला है। चावल और गेहूं। अच्छा सबसे पहले खेती का प्रमाण कौन है? सबसे पहले खेती मेहरगढ़ नहीं, सबसे पहले कहाँ मिला? ये सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में मिला है, समझे? हाँ, सुलेमान और किरथक पहाड़ी जो कि अभी पाकिस्तान में है। सबसे पहले खेती का प्रमाण वहीं से मिला है। ठीक है। सुलेमान और किरथक पहाड़ी की। और चावल और गेहूं उगाने का स्पष्ट प्रमाण कौन मिला? लोथल और रंगपुर से। ठीक है। अच्छा इस काल में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या करते थे? ठीक ना। इस काल में लोग प्रिय पशु किसको बोलते थे? पशुपति को कुबेर वाला मतलब बैल या सांप। वृषभ था। क्या था? वृषभ था। अच्छा सबसे पवित्र पक्षी बत्तख को मानता है। सबसे पवित्र नदी यहाँ पे सिंधु। सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को मानता है। अच्छा ये बताइए इस काल में लोग मतलब अंतुष्टि करने लगा था। ठीक ना। अंतुष्टि का मतलब क्या हुआ? दाह संस्कार। अच्छा अंतुष्टि तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में किया गया था। ठीक मध्य पाषाण इस काल में संस्कार कितने प्रकार किया जाता था? 3 प्रकार। ठीक है ये सब नहीं पूछता। अच्छा ये बताइए इस काल में नगर को 2 भाग में बांटा गया था। पूर्वी भाग में कौन रहता था और पश्चिमी भाग में कौन रहता था? पूर्वी भाग में सामान्य लोग रहता था, सामान्य लोग जो जबकि पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे। ऊंचे वर्ग के लोग पश्चिमी में रहता था। ठीक है। अच्छा ये बताइए इस काल में मुख्य सड़क कैसे मिलता था एक दूसरे? समकोण पर मिलता था। समझे? मतलब 90 डिग्री समकोण। का। अच्छा ये काल ऐसा था इतना सुसज्जित था कि नाला सब ढका हुआ था। अभी नाला खुला रहता है पूरा अपना पटना पूरे नाला खुला हुआ है। जी नाला तो ढका रहता था। उस समय की बात है। बताइए उस समय और बात ही करना चाहिए तो लोग और घटते जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए सभी जगह नाला का प्रमाण मिला है लेकिन एक जगह नाला का प्रमाण नहीं मिला। मोहनजोदड़ो सबसे चौड़ी नाला का प्रमाण मोहनजोदड़ो यहाँ पे नहीं मिला है सर। आंसर बताइए। देखिए वनमाली एक ऐसा जगह है जहाँ के नाला का प्रमाण नहीं मिला और न है यहाँ के सड़क समकोण पर काटती है। क्या समझे? देहाती एरिया था। हाँ वनमाली कैसा था? बहुत मतलब हो सकता है वैसा होगा कि जो कि यहाँ नहीं तो समकोण पर काटती है न तो यहाँ नाला ढका हुआ मिला या नाला मिला ही नहीं। अच्छा सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिला? सबसे चौड़ी मोहनजोदड़ो। हाँ ठीक है। अच्छा इस सभ्यता के लोग सर्वाधिक विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से। क्योंकि मेसोपोटामिया से ही प्राप्त अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। यही सभ्यता के लिए प्रयोग में लाया गया था। ठीक ना। अच्छा ये बताइए 1750 ईस्वी तक आते आते इस सभ्यता का पतन होने लगा जिसके लिए विद्वान ने कई कारण दिया था। जैसे विदेशी आक्रमण विदेशी आक्रमण का कारण किसने दिया? व्हीलर ने दिया। बाढ़ का कारण किसने किया? बाढ़ का कारण जॉन मार्शल 2 चीज का कारण बताया। एक तो फेल्योर प्रशासनिक व्यवस्था, एक बाढ़ का कारण। जलवायु परिवर्तन कौन बोला था? जलवायु। अच्छा ये बताइए हाइड्रे स्पीच से किसको जाना गया? कौन? झेलम नदी को। उसको विस्तार भी कहते हैं। हाइफेनी से आपको हो गया ब्यास। डायमेकस जो है कहाँ का राजदूत था? डायमेकस आपको मेगानेस्ट्री का राजदूत था। कहाँ का राजदूत है? डायमेकस कहाँ का राजदूत था? सीरिया के शासक एंड्रोकेटस का राजदूत था जो कि बिंदुसार दरबार में आया था। मेगानेस का राजदूत सेल्यूकस था। सेल्यूकस जो कि किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है।
अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा लोग क्या करेंगे। करते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। क्या वैदिक सभ्यता जो है, जो कि मध्य एशिया से रहने वाले था, वैदिक सभ्यता जो था, निर्माण कौन किया था इसको, मतलब कि निर्माण इस प्रकार निर्माता वैदिक सभ्यता आर्य, जो कि मध्य एशिया का रहने वाला था, ठीक ना। धीरे धीरे भारत में आकर बस गया, और यही जो है ना, सबसे पहले आर्य लोग सप्त संधव प्रदेश में आकर बसा। कहाँ बसा था? सप्त संधव प्रदेश। अच्छा ये बताइए, वैदिक काल जो था, ये जो सभ्यता स्टार्ट किया था, ये कैसा था? ग्रामीण था या शहरी था, नगरीय था? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, इसको याद रखिए। वैदिक सभ्यता कैसा था? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। अच्छा, ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा कितनी बार किया गया? 36 बार। अच्छा ये बताइए, आर्य क्या बोलता था, कौन भाषा? संस्कृत। जो संस्कृत बोलता था उसको आर्य बोला जाता था, जो संस्कृत नहीं जानता था उसको अनार्य बोला। ठीक ना। हाँ, ऋग्वेद में अफगानिस्तान से 4 नदियों की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में कुंभा, कुमरू, गोमलू, काबुल, कुरमा, गोमती, अच्छा ये बताइए, ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है, जिसमें वर्तमान समय में कुछ अलग अलग नाम है। जैसे प्राचीन नाम अस्कनी किसका है? चिनाब का। सतुद्री, सतलज, परुसनी, रावी और विपाशा, सदानीरा, गंडक। अच्छा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसकी चर्चा? रावी नदी का, जो आर्य और अनार्य कबीला के बीच 7वें मंडल में दशराग युग की चर्चा किया है। किस मंडल? दशराग युग की चर्चा किस मंडल में? 7वें मंडल। किसके? ऋग्वेद के, ठीक ना। अच्छा, ऋग्वेद में गंगा की कितनी बार चर्चा? एक बार गंगा की या 3 बार यमुना की। ऋग्वेद में एक बार गंगा की, 3 बार यमुना की। ऋग्वेद में सर्वाधिक शुद्ध नदी, पवित्र नदी सरस्वती नदी माना गया है। ठीक है। अच्छा, दक्षिण में आर्य सभ्यता का विकास हुआ? अगस्त ऋषि। अच्छा, मगध क्षेत्र की पहली बार चर्चा किस वेद? अथर्ववेद में किया गया। अर्थात जो सबसे नवीनतम वेद है, इसको 1 to 10 में रखा गया। मगध को अछूतों का भूमि भी कहा जाता है। अथर्ववेद में ही मगध में अछूतों की भूमि कहा गया, इसलिए तो वहाँ मगध की चर्चा अथर्ववेद में किया गया। ये बताइए, अच्छा, वैदिक कालीन राजनीतिक के बारे में हम सब लोग कुछ चर्चा करते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, कैसा जीवन रहा सबका। अच्छा, सबसे छोटा इकाई को क्या बोलते हैं? परिवार होता है। अच्छा देखिए, ये बताइए, कुल होता था, समझे? परिवार का एक अंग होता है। परिवार कुल के मुखिया को कुलुप कहा जाता है। अच्छा, कई कुल मिलाकर क्या ग्राम बनते थे, गांव का प्रधान ग्रामीण होते थे, ठीक है। कई गांव मिलाकर 20 का निर्माण करता है, 20 का प्रधान, 20 कई 20 मिलाकर एक जन का प्रधान, प्रधान होता था, राजन कहलाता था। अच्छा, ऋग्वेद में राजन होता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा राजन का ही 275 बार। 20 की चर्चा 170 बार किया गया। राजन की चर्चा है। अच्छा, ऋग्वेद में ये बताइए, महाजनपद की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार? एक बार भी नहीं किया गया। महाजन की चर्चा ऋग्वेद में एक भी बार नहीं किया गया, ठीक ना। ये बताइए, लेकिन आप महाजनपद की चर्चा किए हैं जी? एक बार भी नहीं, बोलिए। नहीं किया गया है। अंगुत्तर निकाय क्या था वो? ऋग्वेद था, गैर ब्राह्मण ग्रंथ था। जैन और बौद्ध गैर ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक ना। ये बताइए, अच्छा, राजा को सलाह देने के लिए राजा को सलाह कौन देता था? एक पुरोहित होता था, पुरोहित होता था, जो कि राजा का सलाहकार होता था। अच्छा, कोषाध्यक्ष को हम लोग कहते थे संघोत्रा। अच्छा, ये बताइए, ऋग्वेद काल में ही राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? ऋग्वेद काल में राजा का मुख्य कार्य, ऋग्वेदिक काल में राजा का मुख्य कार्य बताइए। गाय को खोजना, जिसको कि गवष्टि बोला गया था, समझे? ऋग्वेदिक काल में राजा का मुख्य कार्य होता था गाय को खोजना। गाय खो गया था, आप गाय को खोजिए। गाय को ही प्रमुख पशु माना गया था ऋग्वेदिक काल में, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय का कोई प्रमाण नहीं, वहाँ बैल को प्रमुख माना गया, ठीक ना, जो कि सही था। अच्छा, ये बताइए, दशराज युग की चर्चा किसमें, कौन मंडल? 7वां मंडल। 7वें मंडल में। अच्छा, वैदिक काल का कुछ आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
आर्थिक व्यवस्था, ये तो होगा राजनीतिक व्यवस्था, कैसे गांव को क्या कहते हैं, और उसके बाद ये कुल कहते हैं विष, जन, राजन, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा हो गया। अब चलते हैं अर्थकालीन व्यवस्था, मतलब वहाँ जो है लोग कैसे कमाता था, कैसे खाता था, पैसा कैसे आता था, खेत जोतता था। तो बताइए कैसे उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? लोग गाय को महत्व देता था, इसे दूध उत्पन्न करके बेचते थे। हाँ। अच्छा ये बताइए 24 बैलों खींचने वाला हल की शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण का, ठीक ना। अच्छा वह उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था, सही भारत में। अच्छा ये बताइए उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते भारत में द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल का सभ्यता प्रारंभ हो गई थी, इसको क्या बोला गया? महाजनपद काल। महाजनपद काल, मतलब उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे खत्म हो रहा। अच्छा उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में अंतर समझते हैं? जी जी नहीं सर बताइए। जिससे वैदिक काल हुआ क्या कि अभी जो वैदिक काल चल रहा है, वैदिक काल जो इसमें सब वैद का है, लेकिन अब वैदिक काल धीरे धीरे कमजोर होने लगा, अब उतना आदमी नहीं कर रहा है। उत्तर चल गया, तो वो उत्तर मतलब वैदिक काल के बाद का समय जैसे होता है मुगल काल, होता है उत्तर मुगल काल, जो है समझते हैं। तो मुगल काल हो गया कि ये बाबर औरंगजेब तक मुगल काल होता है। उसके बाद जैसे मुगल काल कमजोर हो चुका था, उसमें मुगल काल को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, इसलिए मुगल काल के बाद को समय उसको बोला गया उत्तर मुगल काल। उसी तरह वैदिक काल के बाद को समय बोला गया 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अच्छा भारत में लोहे की खोज सर्वप्रथम 1020 उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा नामक स्थान लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अच्छा वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताया था, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ चक्की चला, नवे मंडल मेरे नवे मंडल में कहा गया। इससे ये साबित होता है कि जाति व्यवस्था कर्म के द्वारा निर्धारित किया जाता है, किंतु देखिए ये वैदिक काल चलता है, जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या किया कि जाति व्यवस्था वंश के आधार पर कर दिया। मान लीजिए आप ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण हो गए, आप हिंदू है तो हिंदू रह जाइएगा, आप मतलब कि आप मान लीजिए कि यादव है तो दादा। अब पहले क्या होता था कर्म के आधार, मान लीजिए जो पढ़ा रहा है वो शिक्षक हो गया, वो हो गया अलग, जो लड़ाई कर रहा है वो अलग हो गया। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में पूछा जाता है कि किस वैदिक काल में वंश के आधार पर हुआ और किस वैदिक काल में कर्म के आधार पर? कर्म के आधार पर आपका सिर्फ वैदिक काल था, हाँ। और उत्तर वैदिक काल में सिर्फ आपको वंश के आधार पर कर दिया गया, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में। अच्छा ये बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल के में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों की चर्चा की गई, ठीक है। अच्छा ये बताइए ऋग्वैदिक काल में समाज में प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी? बुरी थी, अच्छी थी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छी। ऋग्वैदिक काल में समाज ऋग्वैदिक काल में महिला की व्यवस्था काफी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गड़बड़ा गया था। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए इसमें महिलाओं को शिक्षा का भी अवसर दिया गया। अच्छा ये बताइए बाल विवाह का प्रचलन था? नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन था? विधवा विवाह का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, बिल्कुल। और प्रथा सती प्रथा का भी मतलब इसमें प्रचलन नहीं था। हाँ इसमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह का प्रचलन नहीं, मतलब आप बहु विवाह नहीं, मतलब बहुत सारा विवाह नहीं कर सकते, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए जादू टोना का किसमें चर्चा किया? अच्छा पशु बलि की चर्चा मिलती है क्या वैदिक काल में? एकदम मिलती है, एकदम मिलता है वैदिक काल में। वैदिक काल में पशु बलि की चर्चा नहीं मिलती है, मिलती उत्तर वैदिक काल में मिलती है। देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दिया गया, लेकिन वैदिक काल में पशु बलि की चर्चा नहीं किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग। उत्तर वैदिक काल में बेलों का चर्चा मिलता है, लेकिन वैदिक काल में नहीं मिलता। वैदिक काल में पशु बलि की चर्चा नहीं, मतलब पशु को, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भगवान को खुश करने के लिए पशु बलि दें, जैसे पाठा कट गया, गाय कट गया, दुर्गा पूजा मती कट गया, यही सब होता है। यही है उत्तर वैदिक काल में। गाय नहीं करता है, गाय नहीं करता। अरे अति होता है, भैंस काटता है, भैंस काटता है, बकरी काटता है, बकरी पारा करता है, हुआ पशु बलि हुआ। ठीक है। अच्छा ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, इंद्र इसे पुरंदर का किलो को जीतने या भेदने वाला, किलों को जीतने वाला देवता इंद्र को कहा गया। इंद्र का चर्चा। अच्छा प्रमुख देवता मतलब क्या चीज? अग्नि थे दूसरे, दूसरे लोगों के बीच देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करता है।
अच्छा, तीसरा प्रमुख देवता ये था वरुण थे। वरुण थे, 180 बार इसका चर्चा किया गया है। किसी आदमी को वरुण देवता अगर हट जाएगा तो समझिए कि उसका आचरण खराब होते जा रहा है। यही वरुण देवता है। वरुण देवता नैतिक कार्यों का नियंत्रण का मतलब हाँ सही है, जिसमें वरुण देवता प्रकट नहीं है उसका नैतिक कार्य बहुत खराब है। अच्छा ये बताइए, चौथे प्रमुख देवता सोम थे, सोम जिसको जंगल का देवता। जंगल का देवता क्या है, इसका 114 बार इसका चर्चा। ये बताइए, उत्तर वैदिक काल में दर्शन की चर्चा किया गया। हाँ? कितना दर्शन? दर्शन आपका 7 दर्शन है। आप वरुण बताए हैं, वरुण किस देवता को कहा जाता है, मैंने क्या चीज का देवता थे वरुण? वरुण जो था वही नैतिक कार्यों में जल का भी देवता, जल का भी देवता वरुण को कहा गया था। इसकी चर्चा जो है 180 बार किया गया है। सही बात है। और चौथे जो प्रमुख देवता सोम थे, इसका उसकी चर्चा 114 बार किया गया। और दूसरे प्रमुख देवता जो आप अग्नि बताए हैं, इसकी चर्चा 200 बार किया गया। बिल्कुल राइट नो। इंद्र का देवता 650 बार इसका चर्चा किया। इंद्र का देवता 250 बार, 250 बार चर्चा किया गया है इंद्र का। अच्छा ये बताइए, सांख्य दर्शन कौन लिखा है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन उत्तर मीमांसा, बदरायन, जैमिनी, चावर्क दर्शन। चावर्क एक बहुत इंटरेस्टेड है, चावर्क दर्शन चावर्क ने लिखा है। चावर्क दर्शन में ही बोला गया कि कर्ज लेकर के घी पीने कर्ज लेके घी पियो। इसको इसका मीनिंग समझे? नहीं समझे। कर्ज लेके घी पीने का मतलब है कि आप मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें कर्ज लीजिए, कर्ज लेकर अपना बिजनेस बढ़ाइए। बिजनेस बढ़ेगा तो अपना पैसा आएगा तो हम घी पियेंगे ही। ये आप उल्टा मीनिंग नहीं लीजिए कि कर्जा लेके घी पियो, ये मीनिंग हुआ। और एक और सर चर्चा कर दी, आजीवक को किसने बताया था, किसने लिखा? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय तो मखमली पुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय मानता था कौन जानते हैं? बिंदुसार मानता था आजीवक संप्रदाय। जी बिंदुसार। लेकिन इसका प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है। आजीवक तो मुखलिपुत्र और अक्रियावादी को पूरन कश्यप। अक्रियावादी पूरन कश्यप। आजीवक मौखलीपुत्र गौसाल पुत्र मौखलीपुत्र। मखलीपुत्र गौसाल 30 नहीं, उसमें वो अभिधम पिटक वाला में 30 वाला हो गया। मखलीपुत्र गौसाल। ठीक है, अब देखिए महाजनपद काल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाजनपद के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद आप लोगों को याद करवा देंगे अभी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी। एक बात बताइए, बौद्ध साहित्य का जो चर्चा है, अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य को भगवती सूत्र में जैन साहित्य। अच्छा ये बताइए, 16 महाजनपद है ना अपना इंडिया, 2 महाजनपद दूसरे कंट्री में चले गए, गंधार और कम्बोज। अच्छा ये बताइए, गंधार की राजधानी तक्षशिला। पूरे विश्व का जो है ना सबसे बड़ा, सबसे पहले प्राचीनतम कॉलेज ना जी, विश्वविद्यालय तक्षशिला में, गंधार तक्षशिला। अच्छा ये बताइए, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है जो कि आंध्र प्रदेश में, उस महाजनपद का नाम बताइए। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में नहीं है सर, अब इसका बदल गया, तेलंगाना और वही हुआ। और पुराना आंध्र प्रदेश क्या नाम दिया था? तमिलनाडु। हाँ तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना, आंध्र प्रदेश अलग हुआ। उसमें कोई उसको आपको ये नहीं पूछेगा कि आंध्र प्रदेश ही देगा। आंध्र प्रदेश देगा, तेलंगाना नहीं देगा, तेलंगाना देगा आंध्र प्रदेश नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच देगा, ठीक ना? इस तरह से नहीं दे सकते। ये बताइए, 13 महाजनपद है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद, 2 जनपद पाकिस्तान में, 3 बिहार में, 3 बिहार में है, उसके बाद और 5 यूपी में, एक राजस्थान में मत्स्य राजस्थान, जिसका राजधानी विराटनगर। और बिहार में जो 3 है ना, जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, बज्जी हो गया, चंपा। बज्जी का हो गया बौ से बज्जी, आप बौ से वैशाली। ठीक है। मगध का हो गया राजगीर। मगध का राजगीर। बोलिए, आप याद करवाइए सब। काशी में, काशी का हो गया वाराणसी। उत्तर प्रदेश का 5 गो हो गया। उत्तर प्रदेश का 5 हो गया। काशी हो गया, काशी उत्तर प्रदेश में। काशी का राजधानी वाराणसी। सूरसेन हो गया, सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में। सूरसेन का राजधानी मथुरा। कौशल उत्तर प्रदेश में। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। वत्स उत्तर प्रदेश में। उसका राजधानी कौशाम्बी। पंचाल उत्तर प्रदेश में। देखिए पंचाल उत्तरी दक्षिण। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छन। दक्षिणी पंचाल दोनों जो है काम्पिल उत्तर प्रदेश जी।
मल का उत्तर मल का तो उत्तर कुशीनगर प्रदेश का ही है। चेदी मध्य प्रदेश का सुक्तिमती चेदी मध्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश सुक्तिमती अवंती का बताइए। अवंती तो उज्जैनी अवंती भी दो भागों में बांटा गया, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी का अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी का महिष्मती जो कि मध्य प्रदेश दोनों मध्य प्रदेश में है। कुरु तो हरियाणा कुरु का चर्चा महाभारत में भी हुआ। मत्स्य राजस्थान विराटनगर। कंपोज पाकिस्तान, कंपोज तो पता है पाकिस्तान हटक। गंधार पाकिस्तान तक्षशिला असमक विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय गंधार की राजधानी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा इसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा। वर्तमान भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा नालंदा। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य बज्जी जो बिहार का बज्जी का राजधानी वैशाली। राजस्थान का वैशाली जो बिहार का सबसे पुराना गणराज्य प्राचीनतम। ठीक है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य विराटपुर में। मत्स्य का राजधानी आपका हो गया विराटनगर। विराटनगर सुनिए, नेपाल वाला नहीं। सबसे बड़ा महाजनपद हो गया मगध जो बिहार में है। सबसे बड़ा महाजनपद कौन हो गया? मगध जो बिहार में है। और सबसे छोटा जो हो गया आपको आंध्र प्रदेश जो बताया है असमक सबसे छोटा हो गया महाजनपद, जिसकी राजधानी असमक की राजधानी हो गया पटना और मगध की राजधानी हो गया राजगीर। हुआ कंप्लीट हो गया। तब आज महाजनपद तक एक मिनट सर, जो हम लोग पढ़े हैं ना कौशल जो उत्तर प्रदेश में महाजनपद है श्रावस्ती, बुद्ध का सर्वाधिक वर्षा काल वहीं बताए थे और शाब्दिक उपदेश वहीं पे दिए थे। श्रावस्ती में श्रावस्ती में तो दिए ही थे। बुद्ध का जो अंतिम वर्षा काल जो बिताए थे और प्रथम महिला बौद्ध भिक्षु संघ का जो स्थापना मतलब किए थे वो वैशाली में किए थे। ठीक है। अंतिम उद्देश्य दिए थे कुशीनगर में, कुशीनगर में दिए थे। अब महात्मा बुद्ध जब पहुंच जाएंगे ना आपको एक एक करके बताएंगे। आप सब लोग ऐसे तो चलिए आज ठीक है, जब तक था वो खत्म कर दिए हम लोग। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो से लाभदायक पहुंच रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए किस तरह के आप लोग वीडियो चाहते हैं। बार बार सुनिएगा तो जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं स्टडी, आप लोग को रियलिटी रूप से अगर सब्जी भी काट रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा जी। अगर आप लोगों को अगर हम लोगों में त्रुटि नजर आए तो जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम अपने त्रुटि को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग जिस हिसाब से अगर कमेंट करके बोलेंगे भाई इस तरह से वीडियो बना करके डालिए, और आप लोगों के कमेंट पे ही वीडियो बनेगा। आप लोग अगर दूसरा चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कहा गया है दोस्त कि मंजिल दूर नहीं है दुख की बोझा ढोने वाले, मंजिल दूर नहीं है दुख की बोझा ढोने वाले, जागृत की जय सदा है जब हार गए सोने वाले। तो जगिए, लक्ष्य को पाने के लिए जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। आगे जो होगा हिस्ट्री का जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरा डिटेल से होगा और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ इसका भी होगा। तो हम सब लोग आगे पढ़ के आएंगे और इसी तरह डिस्कशन में हम सब लोग भी लगे रहेंगे। और आप सब लोग जो देख रहे हैं आप अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या त्रुटि है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए। तब तक के लिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।